स्टूडेंट, दिस इज तनु टिप्टान। आज हम करने वाले हैं हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो चैप्टर है उसकी मीनिंग, डेफिनेशंस एंड किस तरह से हम क्यों कॉस्ट ऑफ कैपिटल को परसेंटेज के अंदर मापते हैं, ये सभी बातों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे मैं इसका पूरा चैप्टर जैसे कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, WACC का CAPM मॉडल, सभी मैं एक सिंगल वीडियो के अंदर वो जो कि 120 मिनट्स के अंदर मैंने पूरे कंसेप्ट को, प्लस में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, प्लस में आपको एग्जांपल, अपनी तरफ से एग्जांपल दिए, मैंने बुक के एग्जांपल करवाए। तो 120 मिनट के अंदर मैंने पूरा कंसेप्ट ऐसे समझा दिया था। रट्टा नहीं मारना पड़ा था। बच्चे ऐसे कह रहे थे कि मैम बिल्कुल ऐसे समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया, रट्टा नहीं मार रहे। सो इसी तरह से आज एक छोटा सा कंसेप्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। क्यों ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट की जाती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जब भी हम किसी पैसे को रेज करते हैं। देखो, ये मैं आपको बता देती हूँ। इससे पहले जो क्या है, आपको पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सारे चैप्टर हो चुके हैं। इसके बाद हम कैपिटल स्ट्रक्चर का करेंगे। छोटी छोटी टर्म है इसके अंदर, 4 स्ट्रक्चर हैं इसके अंदर। ठीक है, बहुत ही आसान सिलेबस है इसके। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ना नंबर लाने ना ऐसे बहुत कहते हैं बहुत आसान है। इनकम टैक्स भी इसके आगे वो भी आसान है। मैं कहूँगी मैं जो पढ़ाती हूँ मुझे वो आसान लगती है। क्यों लगते हैं? क्योंकि मैं उसको रट्टा नहीं मरवाती, समझाती हूँ मैं। ठीक है, सो देखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं आपसे एक एग्जाम्पल समझाऊंगी पहले, बाद में हम थ्योरी के ऊपर पहुंचेंगे कि ये थ्योरी एक्चुअली में ऐसे लिखी क्यों हुई थी। ठीक है, देखो एक सेकेंड। यस, देखो एग्जाम्पल में क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो चैप्टर लिख लेते हैं हम पहले, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब पूंजी। ऐसी कैपिटल जो हम कहाँ लगा रहे हैं, ऐसी कैपिटल जो हम अपने बिजनेस में लगा रहे हैं। अब किसी के पास अपना खुद का पैसा होगा, किसी के पास उधार से लिया हुआ पैसा होगा, है ना। कैपिटल यही होती है, हमने सोर्स ऑफ कैपिटल में यही पढ़ा था। इन केस ये 2 पर्सन है, एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है। एक मान लीजिए, एक मैं खुद हूँ तनु, एक मेरा ब्रदर है। ठीक है, मैंने क्या किया, मेरी कंपनी के अंदर मेरी खुद की कैपिटल लगा ली, ओवन कैपिटल। ठीक है, और मेरे भाई के पास खुद के पैसे नहीं थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिबेंचर इशू कर दी। उन्होंने बाहर से लोगों से पैसा उठाया, लोन ले लिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या यूज़ किया, डिबेंचर, या फिर हम इसे कह सकते हैं आउटसाइडर मनी। ठीक है, समझा रही हूँ, पहले एग्जांपल दे रही हूँ, बाद में हम चैप्टर पे पहुंचेंगे। ठीक है, 2 पर्सन है, एक ने खुद का पैसा यूज़ किया, एक ने डिबेंचर्स यूज़ किए। इनमें से किसका फ़ायदा होगा वो हम देखेंगे। एक छोटी सी और बात बताती हूँ, जैसे कि हम शादी करते हैं, घर में शादी करते हैं, तो शादी करते टाइम हम ये लगाते हैं ना एस्टिमेट कि किससे इतना पैसा हमारा, मान लीजिए हमारा खाने पर लगने वाला है, इतना पैसा हमारे फर्नीचर पे लगने वाला है, इतना पैसा हमारे पास ऑलरेडी कैश में होना चाहिए, 2 लाख रुपए। ठीक है, और ये जो और 2 लाख रुपए हमारा मान लीजिए फर्नीचर पे है। ठीक है, टोटल कितने पैसे चाहिए हमें, 8 लाख चाहिए। 2 2 4 2 6 2 8, है ना। बट मेरे पास केवल और केवल 4 लाख ही है एट प्रेजेंट। मेरे पास कितने लाख है, 4 लाख है। बोले ठीक है जी, 4 लाख है, कितने और चाहिए, 4 लाख और चाहिए। तो मैं ये देखूंगी ना, ये जो बाकी के 4 लाख बचे हैं, मैं ये जो पैसा है कहाँ से मैं अरेंज करूँ, मैं ये इसका सोर्स ढूंढूंगी। या तो मैं मेरे रिलेटिव से लूँगी, है ना, मेरे सगे संबंधी जो भाई हैं उनसे लूँगी, या फिर मैं अपने फ्रेंड से लूँगी, है ना, मित्रों से लूँगी, या फिर मैं क्या करूँगी, बैंक से लोन लूँगी। सिंपल सा लॉजिक ही है। अगर मैंने रिलेटिव्स और फ्रेंड से लिए तो इनके ऊपर मुझे ब्याज नहीं देना पड़ेगा, है ना। अगर मैंने बैंक से लिया तो बैंक वाले क्या कहेंगे, पैसा ले लो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको इसको ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। यही करते हैं ना, बैंक से लोन लेते हैं। तो मैं ये देखूंगी कि जो जिस सोर्स से मैं पैसा उठा रही हूँ वहाँ से मेरी कॉस्ट कितनी और इनकर्ड हो रही है, कॉस्ट कितनी और आ रही है। अगर मैं 4 लाख रुपए अरेंज कर रही हूँ तो 4 लाख के बदले मुझे एक्स्ट्रा में और कितने पैसे देने पड़ेंगे। मान लीजिए इसके ऊपर 50,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो ये जो 50,000 रुपये है ना, ये क्या कहेंगे, इसकी कॉस्ट कहेंगे। किसकी कॉस्ट कहेंगे, हमारी कैपिटल की कॉस्ट कहेंगे जो हमने अरेंज की।
तो आपको ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड के साथ कैलकुलेट करना है कि इक्विटी से जब हम अरेंज करें तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है, डिबेंचर से जब हम अरेंज कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है, या फिर हम खुद का पैसा अरेंज करें तो उसकी कॉस्ट पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर के अंदर हम बस यही डिस्कस करेंगे। समझ में आया, लॉजिक समझ में आया कि ये चैप्टर क्या रहा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है जब भी हम कोई भी कैपिटल को अरेंज करते हैं तो उस अरेंज की होने वाली कैपिटल के ऊपर जो खर्चा आता है, कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, अब मैंने क्या किया, ओवन कैपिटल, मैंने खुद की कैपिटल यूज करी, इक्विटी को यूज किया, ठीक है, और एक ने यूज किया आउटसाइडर का, ठीक है जी। मैं कह रही हूँ कि जो मैंने 4 लाख रुपए लिए हैं ना, बैंक से लिए, बैंक कह रहा है कि जो 4 लाख है मैं आपको एट द रेट ऑफ 10% ऑफ इंटरेस्ट पर दूंगा। मतलब आपको मुझे साथ में 10% इंटरेस्ट देने पड़ेंगे। कितना रुपए बैठेगा, देखो 4 लाख कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबको आता है ना कैलकुलेट करना। 4 लाख गुना में ये रेट अपून में 100, तो कितना हुआ, 0 से 0 कट, ये से यहाँ से कट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 4। अब मैं इसको ये कह सकती हूँ, ये क्या है, मेरी कैपिटल मैंने अरेंज की थी, कह सकती हूँ मैं ये क्या है, मेरी रेट है, ये क्या है, मेरी कॉस्ट है जो मुझे 4 लाख पर आई है ना। ये ऐसे ऐसे लिख सकती हूँ। तो आपका बेसिक फॉर्मूला यहीं से जनरेट होगा। क्या है, बेसिक फॉर्मूला यहीं से जनरेट होगा। मैं हर बार क्या है, जब भी मैं ये पूछूँ ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट क्या आएगा, तो वहाँ पर एक बेसिक फॉर्मूला यूज होता है जो कि यहाँ से बनकर आया है। मुझे रेट निकालने की कितने परसेंट मेरे ये बन रहा है, कितने परसेंट मेरा इक्विटी का पैसा पड़ रहा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू कॉस्ट, ये इसके नीचे आ जाएगा, अपोन में कैपिटल। और जो रेट होती है हमेशा किस में होती है, परसेंटेज में होती है। तो इसको यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला निकल के आ गया। बेसिक फॉर्मूला है, इसको अब याद करने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये समझ में आ गया किस तरह से ये जनरेट हुआ है ना। मैंने यहाँ से फॉर्मूला समझाना शुरू किया था, अब यहाँ पे आपका खत्म हो गया है, समझ में आया। अब मैं आपके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, क्या है, देखो इक्विटी, अब एग्जाम्पल वही कंसीडर हो रहा है। इक्विटी मैंने यूज़ किए, डिबेंचर्स मैंने यूज़ किए। मैंने इक्विटी से पैसा लिया था, मान लीजिए 20 लाख रुपए, और इसके ऊपर मेरी जो कॉस्ट आई है, कॉस्ट किस फॉर्म में आएगी, इक्विटी को हमें क्या देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, जल्दी बोलिए, डिविडेंड देना पड़ता है। शाबाश, डिविडेंड देना पड़ता है। वो मान लीजिए डिविडेंड देना पड़ा मुझे 3 लाख रुपए। अरे ये जो मेरा भाई है इसने कैपिटल रेज की डिबेंचर्स वालों से, और कितना पैसा किया, 40 लाख किया, ठीक है, और उसको देना पड़ा, उसकी कॉस्ट किस फॉर्म में आएगी, डिविडेंड, डिबेंचर वालों को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट के फॉर्म में उसकी कॉस्ट कितनी आई है, 4 लाख। अब ये बताओ कि किसके लिए बेनिफिट है, अगर इक्विटी को यूज करना अच्छा है या फिर डिबेंचर को यूज करना अच्छा है, दोनों सिचुएशन है, ठीक है। इक्विटी यूज करना अच्छा है फिर डिबेंचर यूज करना अच्छा है, आपको ये बताना कि विच वन ऑफ द बेस्ट, कौन इसमें से सही है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करके। अब हमें रेट निकालनी है कि अब देखो हमारे पास कैपिटल भी है, कॉस्ट भी है, तो हम रेट निकाल सकते हैं। रेट का भी मैंने फॉर्मूला बताया, रेट कैसे निकलेगी, कॉस्ट अपोन में कैपिटल इंटू 100, है ना। तो इसकी कॉस्ट कैसे निकले, इसकी रेट कैसे निकलेगी, कॉस्ट कितनी है इसकी, 3 लाख, कैपिटल कितनी है, 20 लाख, सॉरी यहाँ पे ये 20 लाख, ठीक है, इंटू में 100, तो इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 3 5 15, तो इसकी रेट कितनी आई, 15% आई। बोले अच्छा जी बहुत बढ़िया, चलो डिबेंचर्स की ओर निकालते हैं, अभी जल्दी से निकालो। कॉस्ट क्या है, 4 लाख, कैपिटल क्या है, 40 लाख, और गुना में 100, है ना। कट करेंगे तो कितना आएगा, 10%। अब बताओ कि कौन सा बढ़िया है, कौन सा बढ़िया है, 15% हमें अपनी जेब से जा रहे हैं या फिर 10% अपनी जेब से जाए, कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है, 10% अच्छा है ना। कि जितना चाहेंगे हम, क्या चाहेंगे कि कम हम क्या है अपना पैसा कॉस्ट पर दें, है ना। तो कंपनी के अंदर यही होता है, जब भी वो पैसे को रेज करती है तो वो ये देखती है कि हमारे पास कितने सारे सोर्सेज हैं,
उन सोर्सेज में से हम विच वन ऑफ द बेस्ट को सिलेक्ट करें जिसके अंदर हमारी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट हमारी कम आए और कैपिटल क्या है अच्छे से हमारी रेज हो जाए, है ना। कंपनी का पर्पस यही होता है ना। तो हमारे पास जैसे इक्विटी से भी पैसा लेने का तरीका है, प्रेफरेंस से भी है, डिबेंचर से भी है, रिटेन अर्निंग भी है, ठीक है, काफ़ी सारे तरीके हैं ना। तो इनमें से कौन सा बेस्ट को सिलेक्ट करें जिसमें से उसकी जो कॉस्ट है वो क्या आए, कम कॉस्ट आए। अब देखो यहाँ पर एक तो इसने कैपिटल भी 20 लाख करी, मैंने 20 लाख करी और मेरे भाई ने 40 लाख कैपिटल की, वो भी 10% इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और मैंने यहाँ पे 20 लाख करी और वो भी 15% के ऊपर। फायदा किसका है, इसका है ना, मेरे भाई का फायदा हुआ ना। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिला कि जो हमने कॉस्ट निकाली वो हमने परसेंटेज में निकाली है। अब परसेंटेज में क्यों निकालते हैं, कारण मैं बताती हूँ। क्योंकि अब देखो यहाँ पे अमाउंट जो है वो डिफरेंट था, यहाँ पे अमाउंट डिफरेंट था, कॉस्ट का अमाउंट डिफरेंट था, यहाँ पे को अमाउंट डिफरेंट था। इनको वैसे बिना परसेंटेज कैसे कंपेयर करने में ये थोड़ा सा ठीक लग रहा था, क्योंकि आपको ये देख रहा था कि कॉस्ट 3 लाख रुपए देने पड़ रही है, यहाँ पे कॉस्ट 4 लाख रुपए देने पड़ रही है, पर फिर भी हमारे लिए बेस्ट है। क्यों, क्योंकि अमाउंट के अंदर हम अच्छे से कंपैरिजन नहीं कर पाते। कारण यही है कि यहाँ पर ये ऐसे आंखों के ऊपर ऐसे कहते हैं ना कि पर्दा लग गया फिर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो इस तरह से आंखों का धोखा लग जाता है अमाउंट के अंदर। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हमेशा क्या है परसेंटेज के अंदर निकालते कि हम अच्छे से कंपेयर कर सके। अब देखो मैंने 2 सेकंड भी नहीं लगाई कि कौन अच्छा है, मैंने बताया कि ये अच्छा है ना। फॉर्मूला समझ में आ गया किस तरह से फॉर्मूला जनरेट हुआ। बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको याद नहीं करवाया, मैंने बेसिक फॉर्मूला आपको समझाया है कि कैपिटल इंटू रेट इज इक्वल टू कॉस्ट और रेट इज इक्वल टू कॉस्ट। मैंने इसको बस मैनिपुलेट किया है, मैंने वो कुछ नहीं किया, है ना। तो इस तरह से आपको बेसिक फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके हम करते हैं थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कह रहा है कि अ कंपनी ऑब्टेन अ फाइनेंस फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। इक्विटी से भी कर सकता है, प्रेफरेंस से भी कर सकता है, रिटेन अर्निंग से भी कर सकता है, डिवेंचर से भी कर सकता है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी कर सकता है। इन सभी को मैंने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 5 और 6 के अंदर, याद होगा। अगर नहीं पता तो प्लीज़ उस वीडियो को देखना, क्योंकि यहाँ इन चैप्टर में से कंफर्म है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन प्लस में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है पेपर के अंदर। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ दीज सोर्सेज ऑफ फिनांस यूज्ड बाय द फर्म। क्या कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना वो वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज मतलब कि जितने जितने आपने यूज़ किया, मान लीजिए मैंने इक्विटी भी किया, प्रेफरेंस भी किया, डिबेंचर भी किया, रिटेन भी किया, इन सभी को जोड़कर जो एक परसेंटेज निकलेगी ना वो उसकी बात कर रहे हैं। ये अलग मेथड है, इसको हम अलग सेपरेट वीडियो में करेंगे। वैसे जो मैंने कंबाइन जो पूरा चैप्टर करवाया है ना उसके अंदर मैंने ये वेटेड एवरेज भी समझा रखा है, ठीक है, आप उसको भी जरूर देखना। तो क्या लिखा हुआ है, वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या है, वो सोर्सेज वो कॉस्ट होती है कैपिटल की जो फर्म ने क्या की है, यूज की है। द कंसेप्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ कैपिटल ऑक्यूपाई ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, इसका जो ये कंसेप्ट है कॉस्ट को निकालना कि कैपिटल जब भी हम रेज करते हैं कितनी कॉस्ट आ रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि किसकी लागत हमारे लिए सही है, किसकी लागत हमारे लिए सही नहीं है। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द फंड्स आर द सोर्सेज ऑफ अ कैपिटल इन्वॉल्व इनकर्ड ऑफ अ कॉस्ट। जो भी हम कैपिटल को इनकर्ड करेंगे, जिस भी कैपिटल को हम अरेंज करेंगे वो कोई ना कोई तो जरूर कॉस्ट आएगी उसकी, और उस पर्टिकुलर कॉस्ट को हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। उस कैपिटल को रेज करने में हमारा इतना पैसा लगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर कंपैरिजन पर्पस वी विल ऑलवेज कैलकुलेट द कॉस्ट इन अ टर्म ऑफ द परसेंटेज। कंपैरिजन के पर्पज से हम हमेशा कॉस्ट को किस टर्म में निकालते हैं, परसेंटेज की टर्म में निकालते हैं, बिकॉज द अमाउंट फ्रॉम ईच सोर्सेज विल बी डिफरेंट। जो अमाउंट होती है ना हर सोर्स की डिफरेंट होती है। अब देखो इक्विटी में आपको कम नज़र आ रहा था, डिबेंचर्स में कम ज़्यादा नज़र आ रहा था, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कंपेयर करना कॉस्ट को अमाउंट की टर्म में, तो इसलिए हमेशा किस टर्म में निकालते हैं, हम परसेंटेज की टर्म में ही इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैसे हम कितने तरीके से हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंप्यूट कर सकते हैं। पहला स्पेसिफिक सोर्सेज से, या फिर हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। इन सभी के कॉम्बिनेशन को ये बोलेंगे, इनको सभी को जोड़कर। कॉस्ट ऑफ डेट,
कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग, सभी के फॉर्मूले मैंने रट्टा नहीं मरवाए, मैंने इसको बताया है कि किस तरह से बने हैं। सो प्लीज़ उस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो के अंदर मैंने बस यही समझाने की कोशिश की है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्चुअल में होता क्या है, कैसे एक बेसिक फॉर्मूला, इस बेसिक फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, सारे फॉर्मूलेस को बनाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। और जो क्वेश्चन पेपर का जो चैनल है ना, स्पेशल आपके लिए बनाया है, प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, शेयर करना, क्योंकि वहाँ पर आपको हर स्ट्रीम के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होंगे, वो भी रिसेंट 2022 के और 2021 के और 2023 के भी होंगे, जैसे भी हमारा 2023 का सेशन लग जाएगा। ठीक है, सो किसी भी की भी कोई भी सजेशन है, कोई भी एडवाइस है कि मैम इस तरह से पढ़ाना चाहिए, फिर कोई भी आप मॉडिफिकेशन करो, मैम आप इस तरह से लिख कर नहीं बुक का एज इट इज़ पढ़ा दो, कुछ भी सजेशन देनी है तो मुझे कमेंट करके बताना। दूसरा, आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिए कि बिकॉज क्या है, आपका कमेंट्स बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, इवन वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो क्योंकि अगर पॉजिटिव हमारे पास कमेंट्स आया तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा अप्रिशिएट होंगे, हमें खुशी होगी कि बच्चों को हमारा जो कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है। अगर आप नेगेटिव कह रहे हैं कि मैम हमें कोई बिल्कुल समझ नहीं आया, आप ज़्यादा स्पीड से बोलते, पहले मेरी बहुत ज़्यादा स्पीड थी, मैं फटाफट समझा देती थी। अब क्या है, बच्चों ने बताया हमें कि मैम आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, आप जल्दी जल्दी बस समझा देते हो, जल्दी जल्दी कर देते हो, हमें बिल्कुल ऐसे स्लो पे करके देखना पड़ता है। तो मैंने अपनी स्पीड को रिड्यूस किया, तो इम्प्रूवमेंट किया ना। तो कमेंट किया करो, इवन चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, प्लीज़ कमेंट इन द बॉक्स। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है तो भी कमेंट करो, और अच्छी लगी वीडियो तो करना, गंदी लगी तो भी करना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।